नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 11 दिसंबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। हर बार की तरह लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार पीडीएफ या पीपीटी को दिखा देता हूं, जिससे कि आपको क्लियर कट आइडिया लग जाए कि हम इस लेक्चर में किन किन विषय वस्तुओं को शामिल करने वाले हैं और उनको किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज भी सबसे पहले एक बार हम पीपीटी को देखते हैं और उसके बाद क्लास को आरंभ करेंगे। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम हमेशा की तरह 3 बिंदुओं को कवर करेंगे, 3 विषय वस्तु को कवर करेंगे। कौन कौन से हैं अभी इस पर फिर हम लौट के आएंगे, तब तक आप एक बार देख लीजिए। देखिए, एक तो हम ये खबर लेंगे जिसमें मार्तंड सूर्यदेव के मार्तंड मंदिर से संबंधित है, तो इससे संबंधित कुछ बिंदुओं के बारे में हम देखेंगे कि क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम आगे आएंगे तो मार्तंड सूर्य मंदिर के बाद हम एक और महत्वपूर्ण खबर पढ़ेंगे जो क्षेत्रीय परिषद से संबंधित है। जो किससे संबंधित है? क्षेत्रीय परिषद से। तो इस पर प्रश्न भी आ चुका है पहले। क्षेत्रीय परिषद से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको हम यहां कवर कर लेंगे। इसको कवर करने के बाद हम आगे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खबर को लेंगे और जो मानवाधिकारों से संबंधित है। तो मानवाधिकारों से संबंधित खबर को हम लोग मुख्य परीक्षा के हिसाब से पढ़ेंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हम चाहें कि एक करंट अफेयर्स के सिर्फ लेक्चर में इसको पूरी तरीके से पढ़ लें, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम चीजों को हम आज कवर करने का इसमें प्रयास करेंगे। तो ये हमारे 3 मुद्दे रहेंगे। इनको इससे देखेंगे आप, प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे गए हैं, मुख्य परीक्षा में भी पूछे गए हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें हम कवर करेंगे और फिर फ्यूचर में भी ये जब न्यूज में आएगा तो कुछ और अन्य इसके जो डायमेंशन हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को अब हम शुरू करते हैं। लेक्चर की रूपरेखा आपको स्पष्टता पता चल गई है। एक बार फिर से मैं यहां बोल देता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में थोड़ी बात करेंगे। मैं एक बार थोड़ा कलर चेंज कर लूं जिससे आपको क्लियर समझ में आए। मार्तंड सूर्य मंदिर से संबंधित मुद्दा कवर करेंगे, क्षेत्रीय परिषद से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और मुख्य परीक्षा के लिए हम एक जो खबर लेते हैं समग्र रूप से इसको कवर करने का प्रयास करते हैं। और वो हमारा खबर क्या है? मानवाधिकार एवं मानवाधिकार आयोग से संबंधित विषय वस्तु। तो आज का यह हमारा रूपरेखा है लेक्चर का। अब आज के हम पहले खबर की तरफ चलते हैं। जो आज का पहला खबर है उसका संदर्भ यहां मैंने लिख दिया है और यह खबर कहां से लिया गया है? तो इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 10 से लिया गया है। तो यह खबर इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 10 से लिया गया है। और इस खबर का जो क्रक्स है वो क्या है? यहां आप देख रहे हैं ये मार्तंड सूर्य मंदिर। इसमें क्या किया गया है कि एक संसदीय पैनल सरकार ने गठित किया था और उस संसदीय पैनल ने क्या किया है? सरकार को धार्मिक महत्व वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अब देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक संस्थान है, इसके बारे में हम किसी अन्य दिन कवर करेंगे। आज हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कवर करते तो उसका हेडिंग में नाम लिखते, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं किसको? मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में। इसलिए इस निकाय को, इस बॉडी को आज हम कवर नहीं करेंगे। आप इसको फैक्ट के तौर पर अपने स्टैटिक पोर्शन में तैयार कर सकते हैं जाके चाहे तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो ASI है, इसके द्वारा जितने भी संरक्षित स्मारक हैं उन स्मारकों पर पूजा अर्चना की अनुमति देने के लिए संभावनाओं को तलाशने के लिए सिफारिश की है कौन? तो ये जो संसदीय पैनल बना हुआ है, तो संसदीय पैनल, जैसे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है इसके द्वारा कई ऐसे साइट्स को, स्मारकों को संरक्षित किया गया है और उनमें पूजा अर्चना या जो भी उसमें पूजा अर्चना या बोल सकते हैं आप जो भी उसमें जिस धर्म से संबंधित है उस धर्म के जो भी प्रार्थनाएं हैं उन प्रार्थनाओं को नहीं किया जाता है। तो ये संसदीय पैनल बोल रहा है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि उन संरक्षित जगहों पर भी लोगों को पूजा अर्चना करने की अनुमति दिया जाए। तो ये इसलिए
ये सूर्य मंदिर भी इसमें जम्मू कश्मीर में जो स्थित है न्यूज में आ गया है। अब हम आज इस लेक्चर में ASI को कवर न करते हुए सूर्य जो मार्तंड मंदिर है इसके बारे में देखेंगे। देखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पंचायतन शब्द से ऐसा प्रश्न पूछा गया है, मंदिरों से भी पूछे जाते हैं कई बार कि किस शैली के बने हैं, नागर शैली के बने हैं, बेसर शैली के बने हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर में। अब देखिए, मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में हमें क्या पढ़ना है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि मार्तंड, अभी मैं बोल रहा हूं कि मार्तंड मंदिर, तो मार्तंड मंदिर किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। तो ये सूर्य से क्यों संबंधित है? तो देखिए यहां पे लिखा है कि मार्तंड एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? सूर्य। इसलिए ये मार्तंड जो मंदिर है सूर्य से संबंधित है। और भी सूर्य के मंदिर है, आपको पता है मोढेरा में है, और कहाँ है? कोणार्क का नाम सुने होंगे आप, तो वो भी आगे इसमें है। तो ये सूर्य मंदिर है, यह भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, अभी तो केंद्र शासित प्रदेश ही है, और आज ही एक निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 370 वाले को वैध करना है या क्या करना है। आप डेफिनेटली पढ़े हैं कि क्या दिया है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। अगर कुछ और एडिटोरियल्स, कुछ अच्छी बातें आती हैं तो उस पर भी हम आने वाले DNS में बात करेंगे। चलिए, तो जम्मू कश्मीर की घाटी में अनंतनाग के पास स्थित सूर्यदेव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। इसको पांडव लैदान के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इस मंदिर को पांडव लैदान के नाम से भी जाना जाता है। और क्या बात है, तो कभी पूछ लेगा कि क्या इसका उल्लेख राज तरंगिणी में है जो कल्हड़ द्वारा लिखी गई है? तो हाँ है। इसलिए ऐसी बातें आपको दिमाग में रखनी है कि राज तरंगिणी जो कश्मीर का इतिहास से संबंधित एक ग्रंथ है और जो कल्हड़ द्वारा रचित है। तो कल्हड़ के अनुसार इसमें क्या है कि मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में ललितादित्य मुक्तपीड ने कराया था। ललितादित्य मुक्तपीड जो है कारकोटा वंश के शासक था। इसी के जो फादर थे, कारकोटा वंश के शासक जो ललितादित्य कारकोटा हैं, ये ललितादित्य मुक्तपिंड हैं, इनके फादर ने ही इस वंश की स्थापना किया था। अब इस वंश के तहत नहीं जाएंगे, इतना भी हमको डीप में जाने की जरूरत है नहीं। अगली बात क्या है, किसने कराया था ये दिमाग में रखिए, और किस वंश के शासक ने कराया था ये दिमाग में रखिए, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसी फैक्चुअल बातें भी आती हैं तो हमें उतनी बातें पढ़नी है जो हमारे काम की हैं। अब पढ़ने को तो आप कारकोटा वंश भी पढ़ सकते हैं कि कौन इसका संस्थापक था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर इसके बाद कौन सा वंश आया, वो हमारे लिए अभी काम का नहीं है। यह कोणार्क सूर्य मंदिर और मोढेरा, इसको मोढेरा भी कुछ लोग बोलते हैं, कई बार लोग मोढेरा भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मोढेरा सूर्य मंदिर जो गुजरात में है से भी पुराना मंदिर माना जाता है। मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है और मोढेरा का सूर्य मंदिर, उससे भी इसको प्राचीन मंदिर माना जाता है सूर्य का। कई बार आपको एग्जाम में यह पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन से मंदिर सूर्य से संबंधित हैं, और उसमें मंदिर दे देगा, मान लीजिए 3 ये दे दिया और एक कुछ अन्य दे देगा। तो फिर इसलिए हर डायमेंशन से आपको ये दिमाग में रखना है कि कभी प्रश्न आए तो वहां हम छोड़ के ना आए, क्योंकि हमारे दिमाग में ये भी केवल नहीं सोचना है कि जो प्रश्न आए हैं वही आएंगे, ऐसा तो यूपीएससी करता नहीं है। यूपीएससी के माइंड सेट को हम देख सकते हैं कि कैसा प्रश्न पूछता है, उस हिसाब से हमको अपनी तैयारी करनी है। किसी विषय वस्तु पे प्रश्न पूछा गया है तभी उस पर पूछा जाएगा, यह आवश्यक नहीं है। कई बार एकदम नई चीजों से तो प्रश्न पूछता है, तो इसलिए आपको यह भी दिमाग में रखना है कि हमें जो न्यूज में चीजें आ रही हैं उसको यूपीएससी के दृष्टिकोण से पढ़ लेना है। अब देखिए इसकी मंदिर की वास्तुकला क्या है, कैसे बना है, थोड़ा ये भी देख लेते हैं क्या है। तो मंदिर का निर्माण क्या किया गया है, वास्तुकला की नागर शैली में किया गया है। अब ये मैं पहले ही आपको बताया कि नागर शैली, बेसर शैली, ऐसी शैलियां हैं, उन शैली में किया गया है मंदिरों के निर्माण की स्थापत्य कला की। मंदिर को बनाने में सामग्री क्या यूज की गई है, तो चूने के मोर्टार का उपयोग किया गया है, ग्रे चूना पत्थर के विशाल खंडों का प्रयोग किया गया है। यह एक बार आप देख लीजिएगा। हालांकि ऐसी चीजें कम ही चांस है, लेकिन फिर भी कभी पूछा जा सकता है। इसके केंद्र में जो मंदिर है उसमें क्या है, इसके केंद्र में तो मुख्य मंदिर जो सूर्य का है वो स्थापित है, और साइड साइड में क्या है, ऐसे 84, देखिए आप क्या बोल रहा है, 84 छोटे छोटे मंदिरों से घिरा है। तो इसके साइड साइड में 84 छोटे छोटे मंदिर हैं।
ये ध्यान रखिएगा। मंदिर की दीवारों पर भगवान विष्णु, जो मंदिर की दीवार है उस पर भगवान विष्णु गंगा और यमुना जैसी नदियों की छवियों के साथ उनको चित्रित किया गया है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो पहले ही बता दिया मैं आपको कि मार्तंड सूर्य मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा, ASI द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्थल का दर्जा दिया गया है। और यहीं से यह बात उठी भी थी कि ऐसे मंदिरों में जहां जो राष्ट्रीय स्तर के संरक्षित मंदिर हैं या पूजा स्थल हैं, उन पर पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए, सरकार इस पर काम करे, इसलिए ये न्यूज में आया था। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगा। अब इससे संबंधित एक प्रश्न यहां लगा दिया गया है, इस प्रश्न को आप करने का प्रयास करिएगा। जो हमने अभी पढ़ा है इससे यह प्रश्न हो जाएगा, और हमने जो पढ़ा है इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछेगा भी यूपीएससी तो आप संभवतः प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। अब हम चलते हैं आज के दूसरे खबर की ओर। हमारा आज का जो दूसरा खबर है वो दैनिक भास्कर के पेज नंबर 4 से लिया गया है। अंग्रेजी जो अखबार थे उनमें इनको शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसको हमने शामिल किया और ये महत्वपूर्ण है। दैनिक भास्कर के पेज नंबर 4 पे था और संदर्भ क्या है तो देख सकते हैं कि हमारे देश में क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है, आपको पता है, इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्षेत्रीय परिषद की जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है उसकी 26वीं बैठक आयोजित की गई थी, कहां? पटना में। और क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं और अभी सहकारिता मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, अमित शाह। तो अमित शाह जी इसकी अध्यक्षता की है और उसमें कई बातें हुई, खासकर कुपोषण वगैरह पे बातें हुई कि हमें क्या करना है, मिल के जो पूर्वी क्षेत्र में कुपोषण है उस पर ध्यान देना है, और भी कई बातें इसमें उठाई गई हैं। वो आप हिंदी का ही न्यूज़पेपर है तो आसानी से पढ़ सकते हैं। हम आज क्षेत्रीय परिषद को पढ़ेंगे क्योंकि क्षेत्रीय परिषद से प्रश्न पूछने की संभावनाएं रहेंगी यूपीएससी के लिए। तो देखिए संदर्भ तो आप समझ गए कि हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक पटना में आयोजित की गई, अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की गई और इसमें कई बातें की गई और ये भी बातें की गई कि हम लोगों ने अब तक कितना इसमें जो मुद्दों को सॉल्व किया है, आगे किस तरीके से पूरे पूर्वी क्षेत्र परिषद में जितने भी राज्य हैं सब मिलकर कैसे आगे बढ़े, कैसे चुनौतियों का सामना करें, इन्हीं सब की बात की गई है। तो ये तो संदर्भ रहा। अब हम लोग इससे देखिए संबंधित जो 2013 में प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है और उस समय सिंपल प्रश्न पूछा था, और यह भी हमें जानना जरूरी है कि कौन सा निकाय जो है, किन निकायों को संविधान में उल्लिखित नहीं किया गया है, कौन संविधान में नहीं है उल्लिखित, तो कौन था इसमें आप देख लीजिएगा। उस समय 3 की बात किया था, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषद है। आपको पता है कि योजना आयोग तो अब है नहीं, हट ही गया, नीति आयोग आ गया उसके बाद। और क्षेत्रीय परिषद, विकास परिषद जो है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसको समाप्त करने की घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन आज इसका कोई अस्तित्व आप देखते हैं नहीं। तो ये प्रश्न पूछा गया था, देख लीजिएगा। अब क्षेत्रीय परिषद से संबंधित बातें हमें क्या पढ़नी है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कि क्षेत्रीय परिषदों को गठन करने का विचार किसके मन में आया, तो पहले आपको दिमाग में ये रख लेना है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो आप देखेंगे और रियासतों का विलय कराया गया तो हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीयता हावी थी, क्षेत्रवाद हावी था, अलगाववाद की भी चीजें चल रही थी। तो वैसी स्थितियों में सबको समन्वय बनाना बहुत जरूरी था। तो उसी समन्वय बनाने के लिए क्या किया गया, तो नेहरू जी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने 1956 में इस विचार को रखा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना चाहिए। और उस बात को क्या किया गया, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 1956। पॉलिटी में आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे इसके बारे में, इसी से राज्य गठित हुए थे हमारे। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। तो क्या समझ में आया कि यह अधिनियम के तहत हुआ है, तो कैसा निकाय है, सांविधिक तरीके से इसका निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है, सांविधिक, या इसी को विधिक बोलते हैं, संवैधानिक नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। मतलब इसको एक्ट पारित करके बनाया गया है। तो ये क्या है, सांविधिक या विधिक निकाय है, ये ध्यान रखिएगा। अब 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना तब की गई थी, कौन कौन सी थी, तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद,
दूसरी, अच्छा इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं वो नहीं पढ़ूंगा मैं, और देख लीजिएगा आप, क्योंकि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान वो लिख दिया हूं मैं यहाँ। अभी स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप, इसको रख लीजिएगा, सारा इसमें दिया गया है। मध्य क्षेत्रीय परिषद बनी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बनी, उसके बाद पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद बनी और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद बनी। तो 1 2 3 4 5, इन 5 की गठन तो कर दिया गया कब? 1956 में। अब जो उत्तर पूर्वी परिषद है इसका गठन बाद में किया गया, इसका गठन तब नहीं किया गया। कब किया गया इसका? तो 1971 में, क्योंकि आपको पता है कि उस समय बहुत से राज्य ऐसे थे, यूनियन टेरिटरी उस समय थे, और चीजें नहीं बन पाई वहां की स्थितियों के कारण, तो बाद में बना 1971 में। और इसमें 8 राज्य शामिल हैं। किसमें? जो उत्तर पूर्वी परिषद बना, उत्तर पूर्वी राज्य परिषद जो बना, उसमें 8 राज्य कौन कौन से देख सकते हैं आप? असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, सारे पूर्वोत्तर वाले राज्य इसमें हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जब ये गठित हुआ 1971 में, तो 1971 में सिक्किम इसमें नहीं था। और क्यों नहीं था आपको पता होगा, सिक्किम के विलय से जुड़ी कहानी। तो सिक्किम को हमने क्या किया? बहुत बाद में जोड़ा है। कब सिक्किम को जोड़ा है हमने? 2002 में। हमने क्या किया? 2002 में इस अधिनियम में, जो ये 1971 वाला अधिनियम है, इसमें एक संशोधन किया, और उस संशोधन के माध्यम से सिक्किम को जोड़ दिया। किसमें? उत्तर पूर्वी राज्य परिषद में। अब अगली बात क्या है? ये तो हो गया कि कितनी है, गठन की बात हो गई। अब हुई कि प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद एक सलाहकार निकाय है, मतलब इनके द्वारा लिए गए निर्णय बाध्यकारी किसी स्टेट पर नहीं है, बल्कि ये मिल के निर्णय लेते हैं समन्वय बनाने के लिए। बाध्यकारी प्रकृति का नहीं है, सलाहकारी प्रकृति का है, और इसके निर्णय राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है। देखिए, यह मुख्यतः उभयनिष्ठ हित है। उभयनिष्ठ हित मतलब क्या होता है? जिसमें सबका हित हो, एक जैसा हित हो। जैसे मान लीजिए कोई नहर बन रही है, उसमें 3 राज्य हैं, तो उन पे उनके बारे में चर्चा हो जाएगी। कोई राजमार्ग है जो राज्यों से निकल रहा है, उन पर बात होगी। कुछ और भी नदी है 2-3 राज्यों में एक साथ से बह रही है, तो उस पर कोई मुद्दा रहेगा तो बात होगा। कुल मिला के जो एक जैसा हित उनका है, उन पर समन्वय बनाने का इसमें प्रयास किया जाता है। तो यही बोल जाए कि उभयनिष्ठ हित वाले विषयों पर चर्चा हेतु इसको स्थापित की गई थी, कि आपस में क्षेत्रवाद वाली प्रवृत्ति और ज्यादा न पनपे। उस समय ऐसा दृष्टिकोण था, और आज समन्वय बनाने के लिए सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए भी ये काम करती है। अब सहकारी संघवाद क्या है ये आपको पता होगा, अदरवाइज पढ़िएगा, फ्यूचर में हम देखेंगे कभी अगर डीएनएस में फिर शामिल किए तो। क्षेत्रीय परिषद की संरचना क्या है? तो इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री हैं, शुरू में ही बता दिया मैं आपको। उपाध्यक्ष क्या होते हैं? तो प्रत्येक क्षेत्र में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं, बारी बारी से एक एक वर्ष के लिए क्या होते हैं? इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 8 हैं उत्तर पूर्वी में, तो बारी बारी से एक बार असम का बनेगा मुख्यमंत्री, इसका उपाध्यक्ष, फिर अरुणाचल प्रदेश का। ऐसे ही अलग अलग राज्यों के बारी बारी से एक एक वर्ष के लिए उपाध्यक्ष बनते हैं। अध्यक्षता हमेशा केंद्रीय गृह मंत्री के पास रहेगी। सदस्य कौन रहता है? तो प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा नामित, मतलब राज्यपाल द्वारा नामित जो मंत्री रहेंगे, 2 अन्य मंत्री रहेंगे, और क्षेत्र में शामिल जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके 2 सदस्य रहेंगे। मुख्यमंत्री तो रहते ही हैं। सलाहकार क्या है? तो इसमें सलाहकार जो होता है क्षेत्रीय परिषद के लिए नीति आयोग जो हमारा अभी बना है, पहले योजना आयोग था, तो अब नीति आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति जो मुख्य सचिव के कोटि का होता है, और राज्यों के जो नामित अधिकारी होते हैं, विकास आयुक्त या इस टाइप के जो अधिकारी होते हैं, वो सलाहकार के रूप में इसमें काम करते हैं। और इसके अलावा भी जो क्षेत्रीय परिषदों की बैठक में, ये सब तो संगठन हो गया। अगर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक से मान लीजिए कि 2-3 क्षेत्रों के बीच में अगर किसी, अब तो हालांकि जीएसटी वाला मुद्दा है, फिर भी अगर मान लीजिए टैक्स से जुड़ा या उन दोनों के बीच से जुड़ा कुछ ऐसा मुद्दा, कृषि से संबंधित कुछ ऐसा मुद्दा उनके बीच में है, तो ऐसे स्थितियों में केंद्र के संबंधित उन मंत्रियों को भी उसमें आमंत्रित किया जाता है। जिन मंत्रियों से जुड़ा वो बात है, उन मंत्रियों को भी उस परिषद में बुलाया जाता है। तो यही बात बोलेगी कि क्षेत्रीय परिषदों की बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है, और संबंधित जिस मंत्री का उस समय उपयोगिता रहेगा उसको आमंत्रित किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बट वो सदस्य नहीं होते। क्षेत्रीय परिषद की बैठक, तो इसकी बैठक अभी आपने देखा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद की बैठक ऐसे समय पर होगी जब अध्यक्ष तय करेगा। तो प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद की बैठक
हर साल होगी, साल में एक बार होगी, साल में 2 बार होगी, ये आवश्यक नहीं है। ये तय कौन करेगा? तो हालांकि तय तो एक तरीके से मिल के ही करते होंगे, लेकिन मुख्य रूप से कौन? जो अध्यक्ष हैं इसके, इस अध्यक्ष के द्वारा तय किए गए समय अवधि पर ही होती है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहे, इनके लिए इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट अभी मैं मेरे पढ़ाने के बाद आप लेते हैं, और उसके पहले जब मैं जब दिखाता रहता हूं स्लाइड को तब भी ले सकते हैं। तो एक बिना लिखे हुए मिल जाता है, एक लिखे हुए तरीके से मिल जाता है, तो आपको रिवाइज करना आसान हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदों की जो क्या क्या इनके उद्देश्य हैं गठन करने का, तो आप शुरू में ही बता दिया कि इसका उद्देश्य क्या रहा था। पहला तो एक राष्ट्रीय एकता को लाना, इससे राष्ट्रीय एकता आएगा। क्षेत्रवाद, अगर 2 क्षेत्रों के बीच में कुछ दिक्कतें हो रही हैं तो उनको वहीं पर सुलझा लिया जाए, समन्वय बना लिया जाए। क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी विशिष्ट प्रवृत्तियों के विकास को रोकना, जब मिल के उसका सोल्यूशन निकल जाएगा तो ये चीजें नहीं होंगी। विकास परियोजनाओं के सफल और त्वरित निष्पादन के लिए, अगर मान लीजिए कोई विकास योजना चल रही है जिसमें कई राज्यों का एक साथ इन्वॉल्वमेंट है, तो उन पे मिल के अगर समन्वय बैठा लिया जाएगा, एक जैसा निर्णय वहां पे ले लिया जाएगा, तो त्वरित क्या हो जाएगा? उसका निष्पादन होगा और राज्यों के बीच सहयोग का माहौल स्थापित हो जाएगा। और क्या है? तो केंद्र और राज्यों को सहयोग करने और विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाना। कोई एक प्रोजेक्ट मान लीजिए कोई एक राज्य लागू कर रहा है, उसको कुछ उसमें चुनौतियां समझ में आई, तो वहां बैठते समय उन चुनौतियों के बारे में वो दूसरे राज्य को भी बताएगा, तो उसके जितने भी उस क्षेत्र में सदस्य राज्य हैं वो सारे उसको समझेंगे। वो भी फ्यूचर में अगर वैसी कुछ नीति लागू करते हैं तो उनको उससे फायदा मिल जाएगा। तो इस तरीके का उद्देश्य था, और इन उद्देश्यों में ये कहीं ना कहीं सफल भी रहा है। और इतनी बातें हमें पीटी के हिसाब से इसमें जाननी है, इससे ज्यादा इसमें जानने का जरूरत नहीं है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इससे संबंधित एक प्रश्न यहाँ पे लगाया गया है, इस प्रश्न को करने का प्रयास करिएगा, आसानी से हल हो जाएगा। अब हम आज के मुख्य परीक्षा से संबंधित खबर पर आ जाएंगे। आपको पता है कि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, और उसके उपलक्ष्य में आज हिंदी जो न्यूज़पेपर हैं उनमें भी खबर है, और जो इंग्लिश अखबार हैं उनमें भी, न्यूज़पेपर हैं उनमें भी खबर है। हमने एक खबर का यहाँ पे कटिंग लगा लिया है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्सप्लेन्ड ग्लोबल करके जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, अखबार है, उसके पेज नंबर 12 पे दिया है। उस पे इसने ह्यूमन जो मानवाधिकार है उसके बारे में बात किया है। इसने बोला है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा थी, उसके बारे में बता रहा है कि वो क्या थी। एडॉप्टेड 75 ईयर्स एगो, जिसको आज से 75 वर्ष पहले क्या किया गया था? एडॉप्ट किया गया था। सभी देशों ने क्या सहमति जताई थी इसको लागू करने के लिए उस समय, तो ये बात कर रहा है, और इसमें इन्हीं बातों को इन्होंने समझाया है। हमारा मुद्दा यह है कि हम ये समझ लें कि मानवाधिकार आयोगों की जो मानवाधिकार है ये क्या होता है। मतलब हमें आज के लेक्चर में क्लियर कट एक आइडिया हो जाए हमें कि हम क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में आप दिमाग में ये रख लीजिए कि अगर मैं सारी बातें इसमें कवर करने लगूंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। मैं यहाँ पर मानवाधिकार से संबंधित क्या क्या बात करूंगा इस लेक्चर में, ध्यान से देखिए। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो मानवाधिकार क्या है, इसकी परिभाषा की बात थोड़ी कर लेंगे। फिर मानवाधिकार को वैश्विक स्तर पर जो घोषणा की गई है, तो वैश्विक स्तर पर इसकी घोषणा कैसे हुई, क्या हुई, थोड़ी सी ये हम देख लेंगे। कुल मिला के पृष्ठभूमि को हम समझ लेंगे कि कैसे पृष्ठभूमि में ये आया। इससे संबंधित कई बातें हम थोड़ा सा कर लेंगे कि कुछ वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है, इससे संबंधित एक संस्था बनी थी 1946 में, अभी हम देखेंगे। इस संस्था को 2006 में हटा दिया गया और उसके बाद एक नई संस्था लेकर आए हम, तो वो संस्था क्या है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर भारत और मानवाधिकार देखेंगे, भारत और मानवाधिकार देखेंगे कि भारत में मानवाधिकार किस तरीके से जन्म लिया है, क्या
कहाँ कहाँ दिया गया है, कि कहाँ कहाँ इसका उल्लेख है, किस तरीके से भारत ने इसको एडॉप्ट किया। और भारत और मानवाधिकार के बारे में डिटेल में पढ़ने के बाद हम, हालांकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए खासकर मैं आगे इसमें पढ़ाऊंगा कि मानवाधिकार के आयोग की, मानवाधिकार आयोगों को गठित किए देशों ने पेरिस सम्मेलन के बाद, वो पेरिस सम्मेलन भी मैं आगे आपको बताऊंगा, पेरिस सम्मेलन, तो ये सारी बातें तो मैं करूंगा। लेकिन जो आयोग भारत में बने हैं, एक तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दूसरा राज्य मानवाधिकार आयोग, और जो हमने 1993 का एक्ट पारित किया था इसके लिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, उसको भी देखेंगे। लेकिन उसमें एक और बताया गया था कि जिला मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना करनी चाहिए। तो इन तीनों का मैं संगठन संरचना नहीं बताऊंगा कि इनका संरचना क्या है, इनका कार्य क्या है, ये किसी अन्य दिन हम बात करेंगे, इस पर आज बात नहीं करेंगे। हाँ, अंत में हम जाके समीक्षा कर लेंगे कि भारत में जो मानवाधिकार आयोग गठित किए गए हैं उनकी समीक्षा क्या है, प्लस माइनस, नकारात्मक सकारात्मक, और सुझाव देखेंगे। तो आज हम इतनी बातों की बात करेंगे, इतनी चीजों को समझेंगे। और बात रही इनके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, इनके संरचना वगैरह के बारे में, तो ये प्रारंभिक परीक्षा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। फिर जैसे ही कभी न्यूज में रहेगा तो हम लोग पीटी के हिसाब से उसको सारी संरचनाओं को पढ़ लेंगे। तो ये बात हम आज कवर करने वाले हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले पाठ्यक्रम से इसको जोड़ लेते हैं। तो पेपर 3 में आएगा, लेकिन GS2 ये आपको कई बार मैं बता चुका हूं। और ये किस खंड में आएगा, तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में आएगा। संवैधानिक बॉडी वगैरह ऐसे करके आप देखेंगे तो उसमें आएगा, और पहले भी इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आ चुका है। संवैधानिक बॉडी करके देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में भी इससे प्रश्न आए हैं। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आज के लेक्चर से आपको कवर हो जाएगा। मैं सिर्फ संरचना नहीं बताऊंगा उनका। तो ये देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आया है 20 में, एक और प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न 2011 में आया है। तो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा की बातें जो हम पढ़ेंगे उससे भी ये प्रश्न हल होंगे। उसके बाद मेंस में देखिए 2 बार, ये 21 में इससे प्रश्न आया है और 2014 में प्रश्न आया है। तो इन प्रश्नों को आराम से आप पढ़ लीजिएगा, स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट पीछे वाले का भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। अब हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और इस पर हम आएंगे बाद में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मानवाधिकार है इसके बारे में समझें कि ये है क्या, मानवाधिकार होता क्या है। सिंपल सी बात कि मानवाधिकार मतलब क्या होता है कि इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के जन्म लेने के कारण ये पृथ्वी, ये अर्थ, जो कुछ भी, ये प्रकृति उसको जो जो अधिकार दे देती है वो सब कुछ क्या है, मानवाधिकार है। हालांकि मानवाधिकारों की कोई स्पष्ट परिभाषा वैश्विक स्तर पर नहीं है। अगर आप देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे और मानवाधिकार के बारे में देखेंगे तो अलग अलग विद्वानों ने मानवाधिकारों को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो एक मत जैसी बात तो नहीं है, लेकिन सिंपल बात यह है कि मनुष्य होने के कारण ही जो अधिकार हमें नैसर्गिक रूप से मिल जाते हैं, प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं, उन अधिकारों को हम क्या बोलते हैं कि वो मानवाधिकार हैं। जैसे सांस लेने का अधिकार, ऑक्सीजन प्रकृति किसी के लिए नहीं बोलती है कि कम ज्यादा। मैं यहाँ खड़ा हूं और कोई एक और व्यक्ति यहाँ खड़ा है, दोनों का अगर लंग स्वस्थ है, फेफड़ा स्वस्थ है, तो दोनों को उतना ही क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा। कोई भेदभाव इसमें नहीं होगा। तो प्रकृति के द्वारा जो चीजें प्रदत्त हो जाती हैं वो सब क्या है, मानवाधिकार हैं। हालांकि जब राज्य का निर्माण हुआ, जब शक्तिशाली लोग आए तो दूसरे वर्ग पे क्या करते हैं, वो उसको रोकने का प्रयास करते हैं कि ये अधिकार आपका नहीं रहेगा, वो अधिकार आपका नहीं रहेगा। वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से जो अधिकार मिले हुए हैं वो क्या है, मानवाधिकार हैं। देखिए, मानवाधिकार की अर्थ और परिभाषा की बात हम करें तो कोई सर्वमान्य तथा संक्षिप्त परिभाषा उपलब्ध नहीं है। क्यों, मैंने आपको बताया कि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके का अधिकार इसमें दिए गए हैं। तो इसलिए एक मत जैसी कोई ऐसी बात है नहीं। अगली बात, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में, चार्टर को अधिदेश भी बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा। कई जगहों पे अधिदेश लिखा हुआ आएगा, बट सामान्यतः चार्टर ही लिखा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की प्रस्तावना में, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसकी प्रस्तावना में मानव के मौलिक अधिकारों के प्रति विश्वास
अवश्य प्रकट किया गया है। वहां पर विश्वास, ऐसा प्रश्न पूछ लेगा कभी प्रारंभिक परीक्षा में कि विश्वास प्रकट किया गया है नहीं किया गया है, क्योंकि पीछे आप प्रारंभिक परीक्षाओं को के प्रश्नों को देख सकते हैं कि किस प्रकृति का आया है, कि मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान से जुड़ी ये क्वेश्चन पूछा है, और ऐसे ही बोल रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, शिक्षा का अधिकार, ये तो ऐसी बातें भी कभी वो पूछ सकता है यूनाइटेड नेशन से भी जोड़कर। तो दिमाग में रखिएगा इस बात को, हम इस पर आएंगे, पहले ये देख लेते हैं। अगला क्या है कि मानव के ऐसे मूलभूत अधिकार, सारांशतः सिंपल हम पढ़ते हैं, मानव के ऐसे मूलभूत अधिकार जो एक सभ्य तथा सुसंस्कृत जीवन जीने के लिए आवश्यक हों, उन्हें मानवाधिकार की संज्ञा दी जाती है। ऐसे अधिकार जो किसी एक व्यक्ति, रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं लोग, मतलब एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो अधिकारों की आवश्यकता होती है वो क्या है, मानवाधिकार है। यह प्रकृति प्रदत्त होते हैं, प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं, किसी मानव को केवल इसलिए मिल जाते हैं ये क्योंकि उसका जन्म इस पृथ्वी पर एक मानव के रूप में हुआ है। हालांकि जानवरों के लिए भी प्रकृति दी हुई है अधिकार, नैसर्गिक अधिकार हैं, लेकिन उनके पास विवेक नहीं है कि वो एक साथ मिलकर कभी इसकी मांग कर सकें। हालांकि आप देख सकते हैं कि अभी जो पशुओं पे क्रूरता के लिए भी आवाज उठती रही है, कानून बनते रहे हैं देशों में। हमारे यहाँ भी अभी कुछ समय पहले डीएनएस में मैंने कवर किया था, आप देखेंगे जो जलीकट्टू और कर्नाटका का कंबाला के बारे में, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे लोग। तो सारी चीजें हैं, लेकिन मानव क्योंकि विवेकशील प्राणी है तो वो संगठन बना के एक साथ क्या कर सकता है, अपने अधिकारों को मांग सकता है। इसलिए एक मानव के रूप में पैदा होने के कारण जो उसको प्रकृति द्वारा मिल जाते हैं वो मानव अधिकार हैं। विश्व स्तर पर मानव अधिकारों के तहत जिन अधिकारों पर आम सहमति है उन्हें इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वैश्विक स्तर पर जिन अधिकारों को मानवाधिकार मानने के लिए लगभग आम सहमति है, उन अधिकारों को हम यहाँ देखें तो जीवन का अधिकार, आप देखेंगे भारत के संविधान में भी जीवन का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 में, और लगातार फैलता जा रहा है, उसमें विस्तार होता ही जा रहा है। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे यहाँ भी है, विश्वास एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो हमारे यहाँ संविधान में ही अभी है लेकिन 300 क में पहुंच गया है। पहले क्या था, ये 19(1)(f) में पहले बात कर चुका हूं, और 31 में था, आर्टिकल 31 में मूल अधिकार था जो बहुत तकलीफ दिया, जिसके कारण हमें उसको क्या करना पड़ा, अलग मूल अधिकारों से हटाना पड़ा। हालांकि संपत्ति का अधिकार प्रकृति देती है, हमने जन्म लिया है तो संपत्ति हमें रखने का अधिकार प्रकृति देती है, लेकिन वही है कि डिबेट का मुद्दा है, कई देश उसको लागू कर रहे हैं, कई देश नहीं लागू कर रहे हैं। तो इसलिए वैश्विक स्तर पर आम सहमति की बात, भारत भी इसको लागू किया था, बाद में हटाया। संघ तथा समूह के निर्माण का अधिकार, लोग समूह बना सके, संघ बना सके। सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार, ये लगभग आम सहमति वाले मानवाधिकार हैं, इनको दिमाग में रखिएगा। अब बात आती है कि मानवाधिकारों की पृष्ठभूमि, आखिर में मानवाधिकार कैसे जन्म लिए, किस प्रकार से मानवाधिकारों के लिए मांग शुरू हुई। तो आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, मैं छोटा छोटा यहां लिखूंगा और समझाऊंगा आपको। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में बहुत से मानवाधिकारों का, आप देखिए मानवाधिकारों का प्रचुरता पे हनन हुआ, बहुत से लोगों को मारा गया, कितने लोगों का रेप हुआ, बलात्कार हुआ, महिलाओं का कितनी चीजें हुई, आप देखेंगे बहुत, मतलब मानवाधिकारों का उसमें हनन हुआ। फिर इसके बाद थोड़ा इसको कर्व करने के लिए आपको पता है लीग ऑफ नेशन बनाया गया, LON लिख दिया मैंने, लीग ऑफ नेशन। इसने कुछ प्रयास किया, लेकिन हिटलर के उदय के कारण फिर आप देखेंगे दूसरा विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है इंग्लिश में लिखने में, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, आप तो इंग्लिश द्वितीय विश्व युद्ध लिखिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उसमें और भी ज्यादा, क्योंकि अब हमारी तकनीकें और ज्यादा, हथियार की तकनीकें थी और ज्यादा डेवलप हो गई थी, तो और ज्यादा ये जोर पकड़ लिया, और ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ। जापान में देखेंगे आपकी अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन का भी प्रयोग कर लिया, तो और ज्यादा मतलब नुकसान हुआ। और चीन, जो ये पूर्वी एशिया के देश हैं, चीन, जापान जो है, चीन, पूर्वी एशिया के देश, इन देशों पे बहुत अत्याचार किया। तो मानवाधिकारों का व्यापक लेवल पे हनन हुआ। जब मानवाधिकारों का व्यापक लेवल पे हनन हुआ तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, फिर सभी देशों को लगा कि ये सही नहीं है, और इस पर खासकर जो मजबूत देश थे वो इस पर कार्य करना शुरू किए। आपको पता है कि UN का फिर लीग ऑफ नेशन को यहां से विलुप्त किया गया, हटाया गया, और यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया उसी परिप्रेक्ष्य में कि युद्ध कोई सही तरीका है नहीं, युद्ध से बचना है,
और हमें आर्थिक चीजों पर ध्यान देना है, लोगों के अधिकारों पर ध्यान देना है। तो इसी कंटेक्स्ट में क्या किया गया, देखिए कि 1946 में मानवाधिकारों को पहचानने की जिम्मेदारी दी गई किसको, राष्ट्र मानवाधिकार आयोग बनाया गया। ध्यान रखिएगा, राष्ट्र मानवाधिकार आयोग बनाया गया एक 1946 में, जो 2006 में उसको हटा दिया गया, उसके जगह पे परिषद लाया गया, देखेंगे हम। लेकिन हम पृष्ठभूमि थोड़ा समझ लेते हैं कि 1946 में क्या किया गया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और बोला गया कि आप मानवाधिकारों की पहचान करें, जिससे कि उसको संरक्षित करने का प्रयास देशों से अपील किया जाए कि उसको संरक्षित करें। 10 दिसंबर 1948 को, यही 10 दिसंबर के कारण मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर 1948 में इसने लगभग 100 ऐसे अधिकारों की घोषणा की जो मानव अधिकारों से संबंधित थे। 100 अधिकारों की घोषणा की। अब जैसे हमारा आर्टिकल 21 है, उसमें केवल एक ही अधिकार थोड़ी नहीं है, आप देखेंगे ABC 1 2 3 ऐसे कितने हैं। तो वैसे ही इसने 100 अधिकारों की घोषणा की और उसको 30 अनुच्छेदों के समूह में अपनाया गया, जिनमें से सबको तो नहीं लेकिन मैक्सिमम को 30 आर्टिकल के समूह में, जैसे हमारे एक आर्टिकल में कई खंड हो जाते हैं, वैसे ही 30 आर्टिकल के समूह में इसमें से मैक्सिमम को क्या कर लिया गया, अपना लिया गया। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो घोषणा की गई 10 दिसंबर 1948 को, इसमें 2 प्रकार के अधिकार, मतलब 2 प्रकार के मानवाधिकार वर्गीकृत किए गए थे। एक तो था नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, जो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 21 तक था। ये भारतीय संविधान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं किसकी, तो ये मैं बात कर रहा हूं जो राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के द्वारा 10 दिसंबर, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के द्वारा जो 10 दिसंबर 1948 को घोषणा की गई थी। और इसी पर देखेंगे तो आज के न्यूज का कंटेक्स्ट भी है, इस पेज पे हम बाद में आएंगे। जो शुरू में आपको बताया मैं कि उसने बोला है ना एक्सप्लेन में कि व्हाट इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा क्या था, तो वो बात आपके यहां से समझ में आ रही है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के द्वारा घोषणा किया गया था। और इसको एक तो नागरिक एवं प्रशासनिक अधिकार जो आर्टिकल 1 से 21 तक लिया गया, और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार जो अनुच्छेद 22 से 30 तक लिया गया। तो ये इसकी पृष्ठभूमि रही, वहां से मानवाधिकारों की पूरी बात चलने लगी। अब देखिए क्या हुआ। अच्छा, इसको पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और मानवाधिकार से संबंधित अब हम बात करते हैं कि आगे किस तरीके से ये बढ़ा। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, अभी हमने आपको बताया कि इसका गठन 1946 में किया गया था और इसी ने घोषणा किया था। तो ये क्या है, थोड़ा सा बेस आपको समझ में आ जाए तो बाकी बातें समझ में आएंगी। आज हम थोड़ा वैश्विक दृष्टिकोण पर ज्यादा जोर भी डाल रहे हैं। तो मानव अधिकारों की क्रियान्वयन हेतु संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अब यूएन का संरचना आप पढ़ते होंगे, हमारे सिलेबस में भी है कि जो महत्वपूर्ण संस्थान है उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो यूनाइटेड नेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक क्या है, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। और उसी के द्वारा फरवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। और इसने 1948 के 10 दिसंबर को सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा की थी। इसके 53 सदस्य थे उस समय, हालांकि ये खत्म हो गई है, लेकिन एक बार दिमाग में रख लीजिए 3 वर्ष की अवधि के लिए उसके सदस्य चुने जाते थे। इसका सत्र वर्ष में एक बार ही होता था और 16 जून 2006 को इसे समाप्त कर दिया गया, इसे हटा दिया गया और इसके जगह पर एक नया, इसके स्थान पर एक नई संस्था लाई गई जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, और जो आज भी कार्य कर रही है। ध्यान रखिएगा कि इस नाम की जो संस्था थी वो खत्म हो गई है, आज संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद नाम की संस्था है और यही वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को देखती है। हालांकि अंतर सरकारी संगठन भी बहुत से हैं, कई एनजीओ भी हैं, उनकी बात अभी हम नहीं करेंगे, नाम जरूर आगे मैं आपको बता दूंगा। जैसे आप सुने होंगे, यहां मैं बता भी देता हूं, ऐसे देखेंगे तो एक अंतर सरकारी एनजीओ है एमनेस्टी इंटरनेशनल, अक्सर न्यूज में रहता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, मानवाधिकारों से लेकर कभी हमारे जम्मू कश्मीर पर बात करता है इंटरनेशनल, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एक और कुछ वाच करके है, आप देखिएगा एक और संस्था है। तो ऐसी और भी बहुत संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, मैं संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहा हूं।
अब ये तो बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जब बनी है तो ये क्या है। तो इसके बारे में सबसे पहले तो ये समझ लीजिए यहाँ पे कि इसका गठन 15 मार्च 2006 को किया गया। इसमें सदस्यों की संख्या 47 है। वर्तमान में 47 सदस्य इसके हैं, लेकिन अच्छा, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसके 47 सदस्यों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कई संस्थाओं में आप देखेंगे 5 वर्गों में अलग अलग बांट के उसमें सदस्य को रखते हैं। तो एक है अफ्रीकन स्टेट्स, दूसरा क्या है एशिया पैसिफिक स्टेट्स, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन स्टेट्स, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स। इसमें 7 सदस्य हैं, इसमें 8 हैं, इसमें 6 है, इसमें 13, इसमें 13। भारत एशिया एंड पैसिफिक स्टेट्स में आता है, 13 सदस्य इसमें हैं। तो ये इसको 5 क्षेत्रों में बांटकर इसके 47 सदस्य वर्तमान में हैं। अब और क्या बात है, तो परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। जो इस परिषद में सदस्य शामिल होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और लगातार 2 कार्यकाल करने की तो छूट है। लगातार 2 बार आप इसमें सदस्य रह सकते हैं, लेकिन तीसरी बार लगातार नहीं हो सकते हैं। उसके बीच में आपको कुछ कूलिंग पीरियड चाहिए होता है। तो लगातार 2 कार्यकाल की सेवा के बाद कोई भी सदस्य तत्काल पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होता, अर्थात पुनः उसके सदस्यता के लिए चुनाव में नहीं उतरेगा। और यहां महत्वपूर्ण बात आपको मैं और बता दूं कि भारत के संदर्भ में अगर आप देखेंगे, जब से 2006 में ये बनी है, तो भारत 2006 से 2007 तक इसका सदस्यता में रहा। और उसके बाद फिर आप देखेंगे तो इसके बाद फिर 2007 से 2010 तक रहा। और उसके बाद फिर देखेंगे आप तो 2015 से 18 तक रहा। उसके बाद 2015 से 18 तक रहा, 2015 से 2018 तक रहा। और अभी 22 में इसका फिर यहां से 18 में, हाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 2018 से 2022 तक लगातार दूसरी बार चुना गया। तो ये लगातार 2 बार यहां शुरू में चुना गया था और अभी चुना गया था 22 में इसका कार्यकाल खत्म हुआ है। 22 क्लियर है नहीं है, मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा रफ हो गया, मैं मिटाने जाऊं उससे बढ़िया है कि यहाँ पे फिर से लिख देता हूं कि 2018 टू 2022 तक इसका अभी लेटेस्ट कार्यकाल भारत का रहा था। लगातार तीसरी बार तो ये इसमें आ भी नहीं सकता। इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं उनमें मानवाधिकारों से संबंधित जो भी विषय वस्तु होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है और उनको क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, संगठन के द्वारा सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों में मानवाधिकार के स्थिति का आकलन का कार्य किया जाता है कि किस देश में मानवाधिकारों की स्थिति किस तरीके की है। तो ये एक मुद्दा रहा, इसको दिमाग में रखिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और छोटी सी बात बताऊंगा, उसके बाद भारत और मानवाधिकार पर आएंगे। अब मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तो हो गई थी। मैं आपको 2006 में, क्योंकि कंटिन्यूअस चीजें समझ में आती हैं और इसलिए मैंने जैसे ही एक बॉडी 1946 में जो खत्म हुई है उसके जगह पे नई बॉडी बनी तो उसके बारे में बता दिया 2006 में जो बनी। अब थोड़ा समझ लेते हैं, उसके पहले मानवाधिकारों पर पेरिस सम्मेलन हुआ और ये बात हुआ कि हर देश में मानवाधिकारों से संबंधित आयोग बनाए जाएं और उन आयोग के माध्यम से हम क्या करें, पहले तो एक्ट पारित किया जाए, एक्ट पारित करके क्या किया जाए, आयोग बनाया जाए और उस आयोग के को जिम्मेदारी दिया जाए कि वो अपने देश में मानवाधिकारों का संरक्षण करे, मानवाधिकारों को सही तरीके से क्रियान्वित कराए। तो ये क्या था, मानवाधिकारों पर पेरिस समझौता 1991 में पेरिस में मानवाधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित किया गया था। इसी के तहत अलग अलग राष्ट्रों ने मानवाधिकार आयोग का गठन किया और भारत में जो ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया गया है वो भी कहीं ना कहीं इसी की देन है। लेकिन ये मुद्दा काफी बड़ा है। भारत में मानवाधिकारों को लाने के पीछे और भी कई कारण हैं। आपको पता है कि 1991 या थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा, 1992 या 91 में वर्ल्ड बैंक ने, जो विश्व बैंक है, इसने गुड गवर्नेंस, अच्छा अभिशासन, गुड गवर्नेंस अच्छा अभिशासन नाम का एक क्या किया, डॉक्यूमेंट रिलीज किया और उस डॉक्यूमेंट में एक घटक क्या था, मानवाधिकारों का संरक्षण, मानवाधिकारों का संरक्षण। अब महत्वपूर्ण बात एक चीज ध्यान रखिए कि
भारत की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, 1990 के समय में आप देखेंगे कि पूरी कोलैप्स हो गई थी। हमको उधार चाहिए था। जब हमको उधार चाहिए था तो हमको विश्व बैंक ने क्या किया, बोला कि आपको अपने अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। सुधार करना है तो हमने क्या किया, एलपीजी को अपनाया। ये एलपीजी मार्गरेट थैचर द्वारा ब्रिटेन में लाया गया था। उस एलपीजी को पहले हम नहीं अपना रहे थे, लेकिन हमने एलपीजी को अपनाया। जब उदारीकरण किए, निजीकरण किए, वैश्वीकरण किए, तो ये जब अपनाए हम, तो इसमें अब विदेशी कंपनियां हमारे देश में आएंगी। जब विदेशी कंपनियां किसी देश में आएंगी तो वहां जब लोग आएंगे तो उनके मानवाधिकारों का संरक्षण भी तो चाहिए। नहीं तो हमारे देश में मानवाधिकारों को संरक्षण के लिए कोई कानून अगर नहीं है तो उनके साथ दिक्कत होगी, वो आएंगे नहीं। तो ये भी एक तरीके से जबरदस्ती की बात थी कि आपको अगर मानवाधिकारों को लागू नहीं करोगे तो फिर आप एलपीजी किस तरीके से अपना रहे हो, आपको पैसा नहीं मिलेगा, और आपको जो पैसा मिलेगा आप हमको लौटाओगे कैसे अगर आपकी अर्थव्यवस्था सही से काम नहीं करेगी। तो ये एकदम अलग मुद्दा है जिस पे हम कभी और बात करेंगे। तो एलपीजी के कारण जो कंपनियां आ रही थी हमारे देश में, उनका भी मानवाधिकारों का संरक्षण करना है। जैसे चीन तो क्या करता है, कंपनियों के साथ अपने नागरिकों को भी मजदूर के रूप में भेजता है। ऐसे और भी कोई कंपनी आएगी तो वहां से कुछ लोग तो आएंगे उसको क्रियान्वित करने के लिए, उस कंपनी को चलाने के लिए। अब यहाँ आने के बाद कुछ उनके मानवाधिकारों का संरक्षण न हो, उनको जेल में बंद कर दिया जाए किसी कारणवश, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसके संरक्षण के लिए गारंटी चाहिए था, और इस कारण भी भारत में मानवाधिकार आयोग को लाया गया या मानवाधिकार कानून को लाया गया। तो आप देखेंगे कि 1990 के बाद ही भारत में ये चीजें लाई गई हैं, उसके पहले नहीं लाई गई थी। तो ये पृष्ठभूमि है। अब थोड़ा हम चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं भारत और मानवाधिकार, जो पीछे स्लाइड था, अब आपको समझ में आएगा। ये मानवाधिकार और भारत, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समस्त नागरिकों हेतु न्याय स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा आश्वस्त करने वाली तथा बंधुता को प्रोत्साहित करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। तो भारत की उद्देशिका पढ़ेंगे तो उसमें ही ये बात की गई है। और ऐसा नहीं कि भारत 1993 में ही मानवाधिकारों को लिया, उसके पहले हमारे संविधान में भी है, वो बात मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो भारत में मानवाधिकारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने संविधान में शामिल किया गया है। कोई आपसे पूछे कि कैसे, तो आप बता सकते हैं कि जो अभी हमने बात किया था कि किन मानवाधिकारों पर वैश्विक सहमति है, उनमें आप देखेंगे तो मौलिक अधिकारों में बहुत से जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत कुछ बातें उसमें की गई हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कई बातें की गई हैं। तो कुछ तो हमारे भाग 3 में मौलिक अधिकार में है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख लीजिएगा। भाग 4 के नीति निदेशक तत्व में भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत से अधिकारों की बात की गई है। और जो बच गए इन दोनों के अलावा, उसको हमने कब अपना लिया, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और क्यों लाए ये हमने पीछे बता दिया आपको। तो ये भारत, जो आप पीटी देखेंगे तो ये प्रश्न, उस पीटी वाला प्रश्न इससे बन जाएगा आपको कि 3 तरीके से भारत ने इसको अपना लिया। अब क्या किया, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार मानव अधिकारों का अर्थ है, मानव अधिकारों को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है इस अधिनियम में। क्या किया गया है, बोला है कि संविधान के अंतर्गत गारंटीकृत, जो संविधान में गारंटी दिया गया है वो अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में सम्मिलित, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में जो अधिकार सम्मिलित हैं वो भी, तथा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार ही क्या है, मानव अधिकार है। मतलब सारे तरीके से डायमेंशन कवर कर लिया है कि जैसे आर्टिकल 21 को विस्तार किसने दिया है, हमारे न्यायालयों ने दिया है, तो उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अच्छी परिभाषा है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में 3 स्तरों पर मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 3 स्तरों पर मतलब क्या है, तो ध्यान से समझिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक हो गया, और राज्य में 2 बातें की गई, एक तो राज्य मानवाधिकार आयोग और दूसरा जिला स्तरीय न्यायालय के गठन का प्रावधान। बोला गया कि आप नए तरीके से जिला स्तरीय न्यायालय गठन कर लो मानवाधिकारों के लिए, और नहीं तो जो न्यायालय है उसी में एक अभियोजक बैठा दो। तो ये काम किया गया है। इनकी संरचनाओं पे आज मैं बात नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा, ये किसी अन्य दिन करेंगे हम। अब तक इस अधिनियम में 2 बार संशोधन भी किया जा चुका है, एक तो 2006 में और एक 2019 में। और संशोधन जो 19 में किया गया है, मुख्य रूप से कहाँ किया गया था, इसकी संरचना में बदलाव किया गया कि इसके अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के, जैसे राष्ट्रीय वाले के मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के,
तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही नहीं, जो अन्य न्यायाधीश हैं वो भी हो सकते हैं। सदस्यों की संख्या में थोड़ा परिवर्तन किया गया। तो ये जो किए गए हैं चेंजेस, इसकी स्ट्रक्चर को किसी दिन पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे, आज स्ट्रक्चर पे मैं नहीं जा रहा हूं। तो ये बातें आप दिमाग में रखिएगा कि एक तो यहां पर इस तरीके से इसको गठित किया गया है, और भारत में 3 तरीके से कुछ किसमें है, संविधान के मौलिक अधिकार में है, कुछ संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व में है, और कुछ मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में है। अब हम बात करते हैं, अब इसके आगे जब हम आते हैं तो हमारी कहानी अब ये आएगी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो भारत में है, इसकी समीक्षा कर लेते हैं, क्योंकि मैं संरचना पे नहीं जा रहा हूं, इसके समीक्षा देख लेते हैं। संरचना किसी अन्य दिन देखेंगे, उनको मैच कर देंगे, मिला देंगे तो आपका काम हो जाएगा पूरा। सकारात्मक पहलू क्या है, तो जनता के बीच मानव अधिकारों से संबंधित जागरूकता फैलाने में इसने महत्वपूर्ण कार्य किया है। मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, हम जनरल भी बोलने लगते हैं, तो इसने जागरूकता पैदा किया है। अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसने। ये सकारात्मक पहलू इसके हैं। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण में इसने अच्छा काम किया है। जहां भी महिलाओं का कुछ चीजें होता है तो वहां पे स्वतः संज्ञान ले लेती है, क्योंकि स्वतः संज्ञान लेने का इसको शक्ति दिया गया है। SC ST के अधिकारों के संरक्षण में भी इसका काफी कुछ काम किया है इसने। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को कम करने में भी इसने अच्छा खासा प्रयास किया है। पुलिस थानों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को कम करने के लिए, और मैं तो बोलता हूं पुलिस थानों में केवल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं, जो जेल में कैदी हैं उनके लिए भी अच्छा खासा इसने काम किया है। यही भैया, जेल में सीमा से अधिक कैदियों की समस्या को कम करने में भी इसने कुछ हद तक इस मुद्दे को उठाया है और कम भी किया है। झूठी पुलिस मुठभेड़ को रोकने में आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। कई बार झूठी पुलिस मुठभेड़ करके जो लोगों को मार दिया जाता है, उसको रोकने में भी इसने अच्छा खासा काम किया है। तो इन क्षेत्रों में इसने अच्छा काम किया है, इसका सकारात्मक पहलू है। नकारात्मक पहलू क्या है, तो जब ये अपने जो शक्तियां हैं अगर इसको प्रॉपर शक्ति न दिया जाए, सही तरीके से कार्य न कर सके, सलाहकारी निकाय रहे तो क्या दिक्कत, फिर तो समस्या होगी। इसको प्रॉपर शक्ति दिया जाए कि ये दंड दे सके, बाकी चीजें, तो फिर इसको सशक्त बनाकर हम इन सारी चीजों को और बेहतर कर सकते हैं। नकारात्मक पहलू यही है, देखिए कि इसकी भूमिका सलाहकार या परामर्श प्रकृति की है। अर्थात सरकारें चाहे राज्य स्तर पे हो चाहे केंद्र स्तर पे हो, सरकारों को इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्यकारी मतलब सरकारें नहीं हैं। और इसलिए पूर्व न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर कहते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक नाक और दंत विहीन संस्था है। टूथलेस टाइगर भी इसको बोलते हैं लोग, कि टाइगर है देखने के लिए लेकिन दांत नहीं है इसके पास, जो जनता की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि ये जो राज्य वाला है ना, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, ये स्वैच्छिक है। इसको गठित करना भी क्या है, स्वैच्छिक है। आप देखेंगे तो इंग्लिश में मे भी लिखा है, और मे भी मतलब यहाँ पे स्वैच्छिक की बात है, मतलब सारे राज्य गठित कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उन पर डिपेंड कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है इसमें। देखिए क्या बोल रहा है, समय पर रिपोर्ट नहीं आती इनकी। कई बार देखेंगे पुराने रिपोर्ट अभी 19 के 18 के आए हैं, तो समय पर रिपोर्ट नहीं देते, और आ भी जाती है तो संसद के पटल पर रख के इनको सही तरीके से उस पर चर्चा नहीं होती गंभीरता पूर्वक। इसकी कोई पृथक जांच एजेंसी नहीं है, इसकी जांच भी वही एजेंसियां करती हैं जो जनरल CBI और बाकी चीजें हैं। तो इसकी पृथक जांच एजेंसी नहीं है, अतः यह जांच हेतु राज्य या केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं, पुलिस पर या CBI पर, इन पर ही डिपेंड है। पर्याप्त संसाधनों का अभाव है इनके पास, पर्याप्त पैसा नहीं है, वित्त की समस्या नहीं है, संरचनाएं नहीं है, इसलिए सरकारों पर निर्भर है तो सही से काम नहीं कर पाती। कई मामलों में इसकी भूमिका संदिग्ध रहती है। इसके साथ ही पदों की रिक्ति का होना भी एक गंभीर समस्या है। कई बार ये कुछ एक तरीके से किसी आइडियोलॉजी से फेवर होकर भी काम करते हैं, ऐसा इन पर लगता है आरोप। और पदों की जो इनकी पद रिक्तियां होती हैं बड़ा ज्यादा होती हैं। अभी तो थोड़ा संशोधन 2019 में करने के बाद ठीक है, फिर भी बहुत पद रिक्तियां हैं। राज्यों में उनकी स्थापना करना स्वैच्छिक है, जो बाध्य नहीं, अभी बताया वो गड़बड़ है। मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना भी बाध्यकारी नहीं है। जो तीसरा संरचना हमने बताया कि राष्ट्रीय, फिर राज्य और मानवाधिकार न्यायालय, वो भी बाध्यकारी नहीं है। तो ये भी एक समस्या है। इसलिए ऐसे आवश्यक मामले आते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। कई बार इसमें ऐसे मामले भी आते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। तो ये समीक्षा जरूर दिमाग में रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बात आती है कि सुझाव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सुदृढ़ करने के लिए हम क्या सुझाव दें।
अगर परीक्षा में लिखें तो देखिए क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 में जो कुछ भी त्रुटियां हैं, क्या त्रुटियां हैं? एक तो है कि राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है, स्वैच्छिक है, इसको अनिवार्य बनाया जाए, और जिला मानवाधिकार न्यायालयों की जो व्यवस्था की गई है उसको भी क्या किया जाए, अनिवार्य किया जाए। तो बोल रहा है कि उन्हें संशोधन के माध्यम से बेहतर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जैसे कि राज्यों में मानवाधिकारों से संबंधित संस्था के गठन को स्वैच्छिक न करके अनिवार्य किया जाए। और क्या बात है, इनकी वित्त संबंधी आवश्यकताओं को सरकारों पर निर्भरता कम की जाए। इनको वित्त कुछ इस तरीके से व्यवस्था किया जाए कि सरकारों पर निर्भर न रहें, क्योंकि सरकारों पर निर्भर रहेंगी तो बात बनने वाला नहीं है। संभव हो सके तो इनके लिए कुछ जांच से संबंधित संसाधनों की व्यवस्था की जाए। इनके लिए अलग से कोई जांच के लिए बॉडी बना दिया जाए जिससे कि ये खुद जांच करा सकें। वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो ये किया जाए। आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट जारी किया जाए, हर वर्ष रिपोर्ट जारी करे आयोग, और इन रिपोर्टों को संसद या विधानसभा के पटल पर, केंद्र वाला दे तो संसद और राज्य वाला दे तो विधानसभा के पटल पर रख के गंभीरता से चर्चा और विचार विमर्श किया जाए, जिससे कि संभव सीमा तक उस पर एक्शन लिया जा सके। तो ये काम करना चाहिए, नहीं तो फिर रिपोर्ट देके भी क्या फायदा है। और आयोग में रिक्त पदों को जल्द से भरना चाहिए, इसमें रिक्तियों को नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि रिक्तियों के रहने से भी कार्य सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये इसके सुझाव हैं। आज के इस लेक्चर में हमने इसके वैश्विक दृष्टिकोणों को दिमाग में रखा, और जो भारत में मानवाधिकार आयोग बने हैं राष्ट्रीय और राज्य, उसमें क्या कमियां हैं। कुल मिला के मानवाधिकार आयोग 1993 के माध्यम से जिनका गठन हुआ है, क्या कमियां हैं उनको देखा। फ्यूचर में जब भी हम इसी मुद्दे को कभी कवर करेंगे तो इस डीएनएस के वीडियो लिंक को वहां लगा देंगे और संरचना पे बात कर लेंगे, या अन्य जो बातें हैं उस पर करेंगे, और डेफिनेटली न्यूज में तो ये आती ही रहेंगी। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको भली भांति समझ में आ गई होंगी। कहीं कुछ समस्या हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।